डिस्कवरी का क्रेडिट किसको जाता है? जे थॉमसन। पॉजिटिव पार्टिकल डिस्कवर हो चुके थे, लेकिन प्रोटॉन की डिस्कवरी का क्रेडिट किसको जाता है? नहीं, प्रोटॉन की डिस्कवरी जो था इलेक्ट्रॉन जे थॉमसन ने, प्रोटॉन को गोल्डस्टीन, समझ में आया? और वो पार्टिकल जिसमें ना नेगेटिव चार्ज है ना पॉजिटिव, लेकिन मास प्रोटॉन के बराबर है, उसको न्यूट्रॉन कहते हैं। उसका डिस्कवरी का क्रेडिट जाता है चैडविक, CHADWICK, चैडविक। आएगा समझ में? चैडविक ने न्यूट्रॉन डिस्कवर करा। अब तो और भी ज्यादा पार्टिकल डिस्कवर हो गए। पॉजिट्रॉन है, न्यूट्रिनो है, और पता नहीं कौन कौन से पार्टिकल है, लेकिन ये 3 फंडामेंटल पार्टिकल है। फंडामेंटल पार्टिकल मतलब कि सिवाय हाइड्रोजन को छोड़ के ये हर एटम में पाए जाते हैं। हाइड्रोजन के, नॉर्मल हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पाए जाते हैं, न्यूट्रॉन नहीं होता। लेकिन हाइड्रोजन के जो दूसरे आइसोटॉप्स हैं उसमें न्यूट्रॉन भी होता है। जो हमने आपको नाम बताया था कि जो नॉर्मल हाइड्रोजन है उसमें हम कहते हैं प्रोटोनियम, और जिसमें एक न्यूट्रॉन भी साथ में पाया जाता है उसको कहते हैं ड्यूटेरियम। क्या बोलते हैं? और जिसमें 2 न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन तो एक ही होगा, क्योंकि प्रोटॉन ज्यादा होने से नाम बदल जाता है। और आपको बताया था कि हम एटॉमिक नंबर जो है, नंबर ऑफ प्रोटॉन को कहते हैं, प्रोटॉन बदल जाएंगे तो नाम भी बदल जाएगा। जब तक वो प्रोटॉन नहीं बदलेगा उसका नाम नहीं बदलेगा। इसलिए जब आप केमिकल रिएक्शन लिखते हैं, केमिकल रिएक्शन में आप लेफ्ट हैंड साइड पे, रिएक्टेंट साइड पे आपने कोई सिंपल सोडियम यूज कर रहे हैं, तो प्रोडक्ट साइड भी ऐसे लिखते हैं। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन कम बढ़ती होते हैं, प्रोटॉन कम बढ़ती। तो अगर प्रोटॉन उतने ही रहे, तो अगर वो रिएक्शन से पहले सोडियम था और रिएक्शन के बाद प्रोटॉन तो उतने ही है ना, तो रिएक्शन के बाद क्या कहलाएगा? वो वहां भी सोडियम ही कहलाएगा, इसलिए सिंबल भी वही रहेगा। बात समझ में आ गई? नहीं आ गई? एक मिनट अटेंडेंस ले लूं मैं। क्या बोली? आज के तारीख में साउंड का चैप्टर है, वो भी नहीं है, इसमें बहुत सारी बातें आप सीखेंगे। तो अब सवाल ये पैदा होता है, वंस बेसिक पार्टिकल्स ऑफ एटम, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, दे वर डिस्कवर्ड, बाद में न्यूट्रॉन भी डिस्कवर हो गया। तो अब ये सवाल पैदा होता है कि इलेक्ट्रॉन, वो डाल्टन की जो थ्योरी थी वो तो खत्म हो गई। डाल्टन ने कहा था एटम इज इनडिविजिबल, लेकिन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन उसमें से एटम में से निकलना है। तो एटम में से कोई चीज अभी निकलेगी जब वो डिविजिबल होगी। एक डिब्बे में से आप टॉफियां निकालना है, आप बोलिए सॉलिड डिब्बा है लकड़ी का, तो टॉफियां कैसे निकलेगी उसमें से? उसमें टॉफियां जब भी तो निकलेगी जब उस डिब्बे के अंदर वो होगी, कैपेसिटी होगी, कुछ जगह होगी जहां से वो निकल लेंगी। इसका मतलब वो 100% सॉलिड नहीं है, मतलब टॉफियां में से निकल लेंगी। तो डाल्टन की जो थ्योरी थी, अब डाल्टन की एटम में आएंगे, उन्हें कहा था एटम सॉलिड है एंड इनडिविजिबल, बस खत्म। अब जब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन डिस्कवर हुए तब ये सवाल पैदा हुआ कि एटम तो इंडिविजिबल नहीं है, वो डिविजिबल है, तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन कहाँ पाए जाते हैं, कैसे पाए जाते हैं? तो उस वक्त जे थॉमसन ने अपनी अकल के हिसाब से एटम का एक मॉडल जिसे कहते हैं, किसी चीज का हम नक्शा को बना के पेश करें लोगों को दिखाने के लिए, देखो ये ऐसा होगा। जैसे हम देखते हैं अक्सर जो बिल्डिंगें होती हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, उनको बनाने से पहले उनका शॉर्ट को बनाया जाता है, ये दिखाने के लिए, देखिए ये बिल्डिंग जो होगी इस शेप की होगी, ये उसका मॉडल है। गाड़ियों का भी होता है, छोटी सी गाड़ी होती है, बड़ी गाड़ी है बहुत बड़ी, उसका एक छोटा सा वो बनाया जाता है मेटल का, सेम वे में, वो कहते हैं ये उस गाड़ी का मॉडल है, कहते नहीं कहते? तो अब एटम तो बहुत छोटा है, उसको बड़ा करके एक चीज बनाई गई कि एटम ऐसा होगा, क्योंकि एटम को हम देख ही नहीं सकते थे। अब न्यूक्लियर जो वो आता है, क्या नाम है, टेलीस्कोप, जो माइक्रोस्कोप, न्यूक्लियर माइक्रोस्कोप से अब कुछ एटम्स के फोटो ले पाए। तो उस वक्त तो एटम इतना छोटा था कि उसका फोटो लेने की भी वो सोच भी नहीं सकता था, इतना छोटा होता है। इतना छोटा होता है कि एक छोटा सा डॉट जो है, उसके जो एटम पाए जाते हैं उनको, उन एटमों को हम काउंट करें और एक सेकंड में 100 या 1000 एटम काउंट करें उस डॉट के अंदर, तो हमें कई लाख साल चाहिए सारे एटम को काउंट करने में। यानी उस डॉट में कितने सारे एटम है, उनको गिनने के लिए कितने, कई लाख, यानी 1 साल, और एक सेकंड में हम कितने एटम काउंट कर रहे हैं, 1000।
तब कई लाख चाहिए, कितना छोटा होगा एटम। आर यू अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट? तो अब ये सवाल पैदा होता है, जे थॉमसन ने अपना मॉडल दिया, फिर आगे और डिस्कवरी हुई। फिर एक साइंटिस्ट था रदरफोर्ड, क्या नाम था, उसने एक एक्सपेरिमेंट करा। उस एक्सपेरिमेंट से पता चला कि जो जे थॉमसन का जो मॉडल था वो सही नहीं था, उसमें ये कमी थी। तो फिर उसने अपना मॉडल बना के पेश करा। अब जो लेटेस्ट मॉडल है 11th-12th में जाके आप पढ़ेंगे, वो बिल्कुल जो है हाईली, जिसे कहना चाहिए, वो काफी हद तक ज्यादातर एटम की प्रॉपर्टीज को जस्टिफाई कर देता है कि ये एटम ऐसा होता है इसलिए ये प्रॉपर्टी शो कर रहा है। 100% वो भी शो नहीं कर रहा, वो आप हाई क्लास में 11th या 12th में जाके पढ़ेगा। यहाँ तो हम स्टार्टिंग के जो लोगों के वो थे एटम के बारे में, वो तो सबसे पहले जो हमारा वो था डाल्टन, जिसने एटम को कॉन्सेप्ट किया था कि स्मॉलेस्ट, हर एलिमेंट का स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो है वो एटम है। एटम का कॉन्सेप्ट उसने दिया था। उसने साथ में ये भी कहा था ये इंडिविजिबल है। उसने क्यों कहा था इंडिविजिबल है भाई? क्योंकि उसने कहा अगर ये डिवाइड होता चला जाए और ये कभी खत्म ना हो, डिवाइड और कुछ हो रही हो, कभी खत्म नहीं होगी, तो एक वक्त आएगा वो खत्म, वो नजर आनी बंद हो जाएगी, वो खत्म हो जाएगी, उसको वजूद ही खत्म हो जाएगा। इतनी मतलब होते 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 वो ना होने के बराबर हो जाएगा। तो उसने कहा एक स्टेज पे आके डिवीजन रुक जाता है, इसलिए कभी खत्म नहीं होता। उसी पे वो मास आ गया, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, के मास कभी न बढ़ता है ना कम होता है। जब एटम नहीं खत्म हुआ तो जो एटमों से मास बना है वो भी खत्म नहीं होगा, ना बढ़ेगा ना। तो डाल्टन ने कहा कि एटम इज जस्ट लाइक ए क्या मार्बल। मार्बल क्या होता है? क्या होते हैं? कंचे। तो जो खेलते हैं बच्चे गोलियां छोटी छोटी सी, उन्हें कहा एटम इज सॉलिड ऑफ पार्टिकल जस्ट लाइक ए मार्बल और इट इज सॉलिड, सॉलिड स्फीयर। स्फीयर कहते हैं फुटबॉल जैसी जो चीजों से स्फीयर कहते हैं। अगर वो उसमें थोड़ा शेप निकल आए, साइड में दो के निकल आए, तो वो फुटबॉल भी कहलाती है। और बहुत से गेमों में ऐसा भी होती है। तो मार्बल इज जस्ट ए स्मॉल स्फीयर्स, क्या नाम है ये, सॉरी, एटम्स आर लाइक स्फीयर्स एंड दे आर सॉलिड स्फीयर्स, दे आर एंड दे आर इंडिविजिबल, डिवाइड नहीं होती। तो अगर सारे एटम एक जैसे हैं तो भी इनमें फर्क क्यों है? क्योंकि किसी एटम की सिल्वर की प्रॉपर्टीज अलग है, गोल्ड की अलग है, कार्बन की अलग है। तो डाल्टन ने उसमें कहा कि दियर प्रॉपर्टीज आर ड्यू टू दियर मास, ड्यू टू दियर, तो दे आर, जैसे मार्बल्स होते हैं छोटे छोटे बड़े साइज के, तो इस तरह है तो सारे स्फेरिकल, लेकिन उनका मास अलग अलग है। किसी का मास पूछो, किसी का मास, तो उसने कहा कि जो लाइक एक सेम एलिमेंट के जो एटम्स हैं, सेम एलिमेंट के एटम है ना, वो जो एटम है उनका वो आइडेंटिकल होती है। क्या है वो? आइडेंटिकल किस टर्म्स में? इन टर्म्स ऑफ साइज एंड इन टर्म्स ऑफ मास। इसलिए उनकी प्रॉपर्टीज एक जैसी होती है। गोल्ड के सारे एटम एक जैसे हैं, साइज में भी और मास में भी, इसलिए गोल्ड के सारे एटमों की प्रॉपर्टी एक जैसी। कार्बन के सारे एटम एक जैसे हैं, मास में भी और साइज में भी, तो इसलिए उनकी प्रॉपर्टी भी कार्बन की गोल्ड से अलग है। गोल्ड से अलग क्यों है? यानी जो डिफरेंट एलिमेंट होते हैं उनके उनमें फर्क क्या होता है ना? उनमें क्या होता है कि उनका जो शेप तो वही होगा, क्या, कैसा? स्फेरिकल, सॉलिड स्फीयर, लेकिन उनके मासेस तो डिफरेंट एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट मासेस, हैव therefore they are not identical। उनकी प्रॉपर्टी उनके मास की वजह से, तो उनका कहता है कि प्रॉपर्टी अगर सेम है तो मास भी सेम होगा, प्रॉपर्टी डिफरेंट है तो मास भी अलग होगा। और उस जमाने में जो कि टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं हुई थी, तो उस जमाने में देखा कि गोल्ड के सारे एटमों का मास एक जैसा है, सिल्वर के सारे एटमों का मास एक जैसा है, जो भी टेक्निक थी उस जमाने में, कार्बन के सारे एटमों का मास एक जैसा है। तो डाल्टन ने जो अपना मॉडल दिया उन्होंने ये था, पहला पॉइंट, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द एटम ऑफ द एलिमेंट, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द एलिमेंट व्हिच कैन नॉट बी डिवाइडेड, व्हिच कैन नॉट बी डिवाइडेड, वो एटम है। दूसरा पॉइंट क्या था कि एटम्स आर शेप क्या था उनका, दे आर स्फेरिकल, दे आर सॉलिड लाइक
सॉलिड स्फीयर्स लाइक मार्बल यानी कंचों जैसे। तीसरा क्या था, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन टर्म्स ऑफ मास एंड एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट मासेस, इसलिए उनकी प्रॉपर्टीज अलग होती है। और उसने बाद में कहा कि एटम्स कंबाइन करते हैं सिंपल होल नंबर रेशियो, यानी जब एलिमेंट को एनालाइज किया गया तो उसमें जो एटम्स की रेशियो निकली वो होल नंबर में निकली। ऐसा नहीं था, होल नंबर किसे कहते हैं, जैसे किसी के अंदर 111.5 है और किसी में 13.6, यानी किसी के अंदर एटम जो है वो आधे भी है, जितना एटम होता है उससे छोटा भी है, किसी में बड़ा भी है। तो उनका ऐसा नहीं होता, होल नंबर में कंबाइन करती है। एटम कंबाइन करेगा तो पूरा पूरा करेगा, 1 करेगा, 2 करेंगे, 3 करेंगे, 5 करेंगे, 10 करेंगे, लेकिन पार्ट्स में कंबाइन नहीं करेंगे। एटम का एक हिस्सा निकल के वहां जाके लग गया, बाकी हिस्सा वहीं बचा। एटम कंबाइन इन क्या होल नंबर इन ऑल द डिफरेंट कंपाउंड हैव द रेशियो ऑफ द एटम्स इन होल नंबर। ठीक है, तो ये डाल्टन ने अपनी थ्योरी दी। इसके बारे में हम आपको पहले की शायद पढ़ा चुके हैं, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, है ना। अब जे थॉमसन जब बात आई, जब इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हो गया तो उसने कहा भाई एटम जो है वो स्फीयर जैसा तो नहीं है, यानी इनडिविजिबल तो है नहीं। बोलेगा अगर डिविजिबल है तो उसमें दो ही पार्टिकल डिस्कवर होते हैं, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। बोलेगा फिर एटम कैसा है, जे थॉमसन ने जब इलेक्ट्रॉन डिस्कवर कर लिया तो एटम ने कहा एटम इज ए, अब उसमें जो उसकी टाइप होगी रिजेम्बलेंस की, तुमने कई चीजों से रिजेम्बल करा, नेगेटिव लाइक है वाटरमेलन, जैसे तरबूज होता है, लाइक क्रिसमस केक, जैसे क्रिसमस का केक होता है। अब इसमें क्या रिजेम्बलेंस थी, क्या सिमिलरिटी थी कि जो तरबूज होता है उसका एक बीच में पोर्शन होता है जो रेड कलर का होता है, और उसके अंदर आपको क्या मिलते हैं, छोटे छोटे काले काले बीज मिलते हैं, सीड्स मिलती हैं। तो देखा कि जब रब करते हैं तो इलेक्ट्रॉन कम बढ़ती होते हैं, तो देखा एटम इज द क्या नाम है, इज लाइक ए रेड पोर्शन ऑफ ए वाटरमेलन एंड इलेक्ट्रॉन्स आर लाइक seeds, electrons are like seeds, या atom is like a क्या क्रिसमस पुडिंग, जिसमें जो सेंटर पोर्शन है वो पॉजिटिव चार्ज है ना, और उसके ऊपर जो वो लगी ड्राई फ्रूट्स जो है जो बाहर निकल सकते हैं, अंदर भी जा सकते हैं, है ना, वो दे आर लाइक व्हाट इलेक्ट्रॉन। ऐसे मान लो या ऐसे मान लो, एटम ऐसा होता है। इसको वाटरमेलन मॉडल भी कह सकते हैं, क्रिसमस पुडिंग मॉडल भी कह सकते हैं। बात समझ में आ गई नहीं आ गई? तो डाल्टन ने कहा कि एटम जो होता है वो इस शक्ल का होता है, कैसा कि उसका पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर, ये उसने इस बात को अभी खत्म नहीं करा है, तो स्फीयर ही है, तो गोला, लेकिन वो क्या है, उसमें पॉजिटिव चार्ज है। जो था आपका क्या नाम है, सॉरी ये किसने कहा था, जे थॉमसन ने। डाल्टन ने जो था उसने कहा स्फीयर है, लेकिन कोई चार्ज का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था वहां पे, स्फीयर है खत्म, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को डिस्कवर ही नहीं था, डिस्कवर ही नहीं हुए थे। तो जस्ट स्फीयर लाइक मार्बल, उनमें फर्क क्या है, मास का डिफरेंस है, इसका मास किसी का ज्यादा है, किसी का मास। जे थॉमसन ने कहा है तो स्फीयर, लेकिन वो पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है, यानी वो जो गोला है वो पॉजिटिव है, यानी पूरा गोला जो रिजेंबल किससे कर रहा है, वाटरमेलन के रेड पोर्शन में, तरबूज का जो लाल हिस्सा होता है ना, है तो वो उसी शक्ल का स्फीयर, लेकिन वो जो पॉजिटिव पोर्शन है, वो जो सेंटर पोर्शन है वो स्फीयर जो है वो पॉजिटिव चार्ज है, यानी वो जो गोला है वो पॉजिटिव चार्ज है। और इलेक्ट्रॉन्स आर लाइक सीड्स, और उनके मौके से आगे नेगेटिव, और पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज टोटल इक्वल होता है, इसलिए एटम न्यूट्रल होता है। टोटल पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल टू टोटल, और वो इसलिए एटम क्या होता है, न्यूट्रल। जे थॉमसन, ये बात समझ में आ गई? ये उसने लेकिन ये मॉडल फेल हो गया क्योंकि इट कुड नॉट एक्सप्लेन वेरियस प्रॉपर्टीज ऑफ द एटम। एटम की बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं, वो इस मॉडल से एक्सप्लेन नहीं हो पाई। तो अब उसी जमाने में अब हम आगे चल रहे हैं, एक साइंटिस्ट था, नाम उसका क्या था, रदरफोर्ड। क्या नाम था उसका, रदरफोर्ड। रदरफोर्ड ने क्या करा, इसने बड़ा इंटरेस्टिंग काम करा। इसने एक बहुत ही
बहुत ही पतला थिन, तो उसने फॉइल लिया, उस पॉइंट की थिकनेस थी 0.0004 मिलीमीटर थी, यानी बहुत ही पतला था। फॉइल क्या होता है? वो जो आप उस पर लगाते हैं, क्या नाम है, मिठाइयों पर बर्फ जिसे कहते हैं, लगाते हैं ना। अब चांदी के बर्फ है, वो होते हैं चांदी के, किसी और एलिमेंट के होते हैं, ये तो खुदा जाने, लेकिन हम चांदी का मान के चलते हैं, जो सफ़ेद लगे होते हैं चमकीले, और जो गोल्डन कलर के होते हैं ये गोल्ड के वर्क है, कहते नहीं कहते, तो बहुत ही पतला, बहुत ही क्यों? क्योंकि वो ये चाहता था कि जो इतनी कम थिकनेस हो उसमें इलेक्ट्रॉन कम आएंगे रास्ते में, एटम कम आएंगे, सॉरी एटम क्या आएंगे, थिकनेस बढ़ेगी तो एटम रास्ते में ज्यादा आएंगे। बात समझ में आई नहीं आई? मिसाल के तौर पर 3 लड़कों की आपने लाइन खड़ी कर दी, 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइनें हैं, अब कोई आदमी धक्का देके निकलेगा, उसे 3 लोगों को क्रॉस करके बाहर निकलना होगा, तब उसी तरफ जाएगा। और अगर वहां पे 5 लाइनें हो तो उसको क्रॉस कितने लोगों को करना पड़ेगा? 5 लोगों को करना पड़ेगा, तो उसमें ज्यादा ताकत चाहिए, हो सकता है वो निकल ही ना पाए उसी तरफ। तो कम से कम थिकनेस होनी चाहिए, और कम से कम थिकनेस के लिए उसने गोल्ड चूज करा, और उसकी कितनी थिकनेस थी गोल्ड फॉइल की? 0.004 मिलीमीटर। अब गोल्ड क्यों चूज करा उसने? सिल्वर का भी ले सकता था, गोल्ड वैल्यूएबल ज्यादा होता है, हाँ, ज्यादा वैल्यूएबल। उसकी वजह थी कि मोस्ट मेलिएबल, यानी जो सबसे पतला फॉइल बन सकता है उससे गोल्ड का बन सकता है, बाकी इतना पतला फॉइल किसी और एलिमेंट का नहीं। और हमें पतला फॉइल चाहिए था ताकि नाश्ते में एटम की जो क्वांटिटी है, मोटाई है, वो कम से कम रहे, तो पतले से पतला फॉइल। और सबसे ज्यादा मेलिएबल कौन है? गोल्ड। मेलिएबल कहते हैं which the property distribution the element can be changed into sheet, तो पतली से पतली शीट जिसकी होगी वो ज्यादा मेलिएबल होगा। तो पतली से पतली शीट जितने भी एलिमेंट पाए जाते हैं उनमें किसकी है? गोल्ड की है। इसका मतलब उसके रास्ते में एटम कम आएंगे। उसने वो फॉइल लिया। अब उसका हम एक एटम, एक डायग्राम दिखा रहे हैं सब। ये मान लीजिए ये फॉइल का एक हिस्सा था जिसमें एक एटम था। उसने क्या करा? उसने इसके ऊपर अल्फा पार्टिकल भेजे। अल्फा पार्टिकल को ऐसे भी लिखते हैं, जो अल्फा का सिंबल है, अल्फा पार्टिकल्स। अल्फा पार्टिकल जो थे, अपन को कैसा कि अल्फा पार्टिकल कहां से आ गए? ये सब चीजें डिस्कवर हो चुकी है? नहीं, कुछ ऐसे एलिमेंट डिस्कवर हो चुके थे जिनमें से चार्ज रेडिएशन निकलने की, उनको रेडियोएक्टिव एलिमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेडियो एक्टिव एलिमेंट, जैसे यूरेनियम। और इसकी सबसे अच्छी एग्जाम्पल है कि जो आपका रेडियम होता है, के अंदर रेडियम रात को चमकता है ना? वो भी रेडियो एक्टिव है। हालांकि जो केमिकल जो उससे वो घड़ी की वॉच चमकती है वो रेडियम नहीं होता, लेकिन रेडियम से हम रिलेट कर देते हैं, तो वो भी ज़्यादा चमकता है। तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट उसे कहते हैं इसके अंदर से, यानी एटम के अंदर से, न्यूक्लियस में से इलेक्ट्रॉन तो आप ग्लास रॉड को रखो तो से बाहर निकल आएंगे। किसकी बात हो रही है? एटम के सेंटर की। सारे एलिमेंट में से एटम के सेंटर में से नहीं निकल सकते, प्रोटॉन नहीं निकल सकते, लेकिन रेडियो एक्टिव एलिमेंट में से 3 तरह के पार्टिकल जो थे वो पाए गए, वो निकलते हैं। उसमें एक पॉजिटिव पार्टिकल थे, उन्हें कहते हैं अल्फा पार्टिकल। एक इलेक्ट्रॉन जैसे पार्टिकल थे, उन्हें कहते हैं क्या? बीटा पार्टिकल्स। वो ऐसे उनका सिंबल किए बनाए थे। और कुछ रेडिएशन लाइट थी, लाइट की तरह वो विजिबिलिटी, सेंसेशन, विजन पैदा नहीं करती, लेकिन लाइट के खानदान की थी। उसको नाम दिया गया गामा रेडिएशन। क्या? गामा रेडिएशन। उनको ऐसे उसका सिंबल है। तो 3 तरह की रेडिएशन उन रेडियोएक्टिव एलिमेंट में से पता लगी, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड न्यूट्रल। पॉजिटिव को क्या कहा गया? अल्फा रेडिएशन। नेगेटिव को क्या कहा गया? दे आर जस्ट लाइक एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन जैसे हैं। वो निकल कहां से आए? न्यूक्लियस में से। अब ये जो पता लगाया, ये साइंटिस्ट था हेनरी बिक्वेरेल। हेनरी बिक्वेरेल नाम याद रहेगा? जरूरत नहीं हो सकता आपको नाम बताया हो, लेकिन भाई मैंने आपको नाम बता दिया। इसको हेनरी बिक्वेरेल नाम है, बिक्वेरेल। कभी को हेनरी बीवी से लड़ा, है ना? न्याय समझ में इसका प्रोनाउंसिएशन सही रखना।
हेनरी बिक्वेल साइंसदान जो था उसने एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट जैसे रेडिएशन निकलने की उसने एक मैग्नेटिक फील्ड में से पास करा, जिसमें से मैग्नेटिक फील्ड। अब मैग्नेटिक फील्ड की प्रॉपर्टी है कि अगर चार्ज पार्टिकल उसके बीच में से पास होंगे तो वो बैंड कर जाएंगे अपने चार्ज के हिसाब से। किधर कर जाएंगे? बैंड। ये डिटेल पढ़ोगे आप 11 10th में जाके फिजिक्स के अंदर। तो हमने कहा कुछ रेडिएशंस जो बैंड कर रही हैं उससे साबित होगा उन पे पॉजिटिव चार्ज है, और कुछ रेडिएशंस बैंड कर रही हैं साबित होता है उस पे नेगेटिव चार्ज है। बाद में फिर एक और साइंसदान था हेनरी, उसका नाम था विलार्ड, उसका नाम था, उसने दो तरह की रेडिएशन डिस्कवर की, पॉजिटिव और पॉजिटिव को उसने क्या कहा? अल्फा पार्टिकल। नेगेटिव को उसने क्या कहा? बीटा पार्टिकल। फिर हेनरी विलार्ड नाम का था, उसने देखा कि ऐसी भी रेडिएशन है जिनमें कोई चार्ज नहीं और वो स्ट्रेट जाती है, क्योंकि अगर उनमें चार्ज होता तो मैग्नेटिक फील्ड में एक तरफ मुड़ जाती या दूसरी तरफ, मतलब वो ऐसे नहीं मुड़ती ऊपर को मुड़ गई, परपेंडिकुलर मुड़ती है। अगर मैग्नेटिक फील्ड ये पॉजिटिव है तो उस तरफ नहीं मुड़ेगी, बल्कि परपेंडिकुलर मुड़ेगी, या तो लेफ्ट या राइट डिपेंडिंग ऑन दियर चार्ज। वो रूल पढ़ोगे 10th में जाकर। तो हेनरी विलार्ड जो था वो देखा अनचार्ज रेडिएशन भी है और वो बिल्कुल सिमिलर टू लाइट की तरह है, लाइट के खानदान की है, उसको नाम दिया क्या? गामा। अब हमारे जो ये थे जे थॉमसन, क्या नाम था, सॉरी, रदरफोर्ड ने जिधर पॉजिटिव रेडिएशन बैंड हो रही है उधर उसने वो गोल्ड फॉइल रख दिया। क्यों? क्योंकि उसने कहा इलेक्ट्रॉन जहाँ पे ये जो पॉजिटिव रेडिएशन होंगे अगर इनके रास्ते में प्रोटॉन आएगा, जो इलेक्ट्रॉन तो नहीं ली फिर वहां से, इलेक्ट्रॉन तो ऐसा है जैसे आपके रास्ते में कोई छोटा सा बहुत छोटा सा कंकर आ गई, छोटी सी बॉल आ गई, आप तेजी में जा रहा हो, बॉल एक तरफ हो जाएगी, आपको नहीं रोक पाएगी। तो एक बड़ा पत्थर आया, रोक देगी ना वो। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो पॉजिटिव पार्टिकल जो होगा वो ये भी पॉजिटिव है, दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। क्योंकि पॉजिटिव को रिपेल करता, पॉजिटिव पार्टिकल में मास दिया इलेक्ट्रॉन से 2000 गुना ज्यादा। ये बात समझ में? तो जिधर पॉजिटिव रेज बैंड हो रही थी, मैंने अलग तरफ बैंड कर दिया, जिधर पॉजिटिव रेज बैंड हो रही थी वहां पे उसने वो गोल्ड फॉइल रखा। ये बात समझ में आया? ताकि अगर पॉजिटिव एटम का जो पॉजिटिव पार्ट जहां आएगा तो वहां बैंड कर जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो कोई दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। यानी दो तरफ से एकदम नेगेटिव रेडिएशन थी, वो इलेक्ट्रॉन्स की थी, तो वहां से फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो उतनी स्पीड से निकल रहा था, वो उसको कोई रोक नहीं पाएगा। जैसे कोई जिसने बंदूक से गोली दागी तो गोली बहुत छोटी है, लेकिन बंदूक से आप चाहो हाथ से रोक लो, रुक जाएगा, तो हाथ को छेदती हुई करती हुई निकल जाएगी। और अगर बड़ा कोई स्ट्रॉन्ग वो है पत्थर, जो बॉल है, तो वो आप उसको किसी चीज से डाइवर्ट कर सकते हैं, उसको रोक सकते हैं। तो गोल्ड फॉइल उसने इस तरह रखी कि पॉजिटिव रेज उससे टकराए, जिसको अल्फा रेज कहते हैं। और जब वो रेज उससे टकराई, अब उसने 3 बातें मेनली नोट करी, उनके तीनों के वर्ड समझ लो। मोस्ट, एक शुरू होगा मोस्ट से, एक होगा सम, एक होगा वेरी लिटिल। यानी 3 वर्ड ही याद रखिएगा, 3 ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन को याद रखो, किसी भी एक्सपेरिमेंट के 3 हिस्से होते हैं। पहला ऐसा होता है एक्सपेरिमेंट क्या है, आपने एक्सपेरिमेंट किया। दूसरा ऐसा होता है ऑब्जर्वेशन, वो एक्सपेरिमेंट करेगा तो आपको कुछ नजर आएगा, ऑब्जर्व करेंगे मशीनों के जरिए, आंखों से, उसको ऑब्जर्वेशन कहते हैं। तीसरा ऐसा होता है उससे कंक्लूजन निकालना, जो ऑब्जर्व कर रहे हैं उससे रिजल्ट निकालना। मिसाल के तौर पर जैसे बच्चे कभी कभी हरकत कर बैठते जो नहीं करनी चाहिए, कि एक अच्छा खासा पटाखा जो है जिसकी आवाज़ काफ़ी होती है, वो एक आदमी के पीछे रख दिया या उसके बांध दिया और उसमें उसको आग शुरू कर दिया, माचिस की तेज आ रही, पटाखा फटेगा, देखो कितना मजा आएगा। अक्सर ये वैसे करनी नहीं चाहिए, दिस इज नॉट राइट, ह्यूमैनिटी के हिसाब से ये गलत है। अब जब वो पटाखा उसने छोड़ा बहुत जोर की आवाज के साथ, तो पता चला वो आदमी जो सीधा चल रहा था वो ऐसे ही चलता रहा, पटाखा फटा, उसको कोई फर्क नहीं पड़ा। अब देखना कि यार ये पटाखा भी फूटा, हमने देखा है, आवाज भी आई, लेकिन इसको कोई फर्क नहीं पड़ा। ऑब्जर्वेशन आ गई। अब कंक्लूजन निकाला कि यार ये आदमी बेचारा बहरा है,
तो क्या अगर इसकी आवाज आती, इसको सुनाई देती, तो ये फुदक जाता आवाज सुन के।